असा नाज़रीन कराम, रोज़ एक ही मसला लेके बैठ जाता हूँ। मैं नहीं, जो भी प्रोग्राम करता है उसके सामने एक ही मसला होता है। प्रोग्राम करने वालों को छोड़िए, जहाँ 4 आदमी इकट्ठे होते हैं एक ही मसले पर गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू का खुलासा ये होता है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, वाशी हैं, सलामती के मसाइल हैं, सियासी मसला हल नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। ये रोज़ की बातें हैं, रोज़ मैं भी करता हूँ, सब लोग करते हैं। कोई उसमें एंगल डाल देते हैं कि पंजाब में क्या होने वाला है, कोई कहता है कि मईशत संभल रही कि समरी साख टाट ने जाकर ये कहा कि सऊदी अरब पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चीन दे रहा है कि नहीं। कोई इस किस्म के मसाइल हम हल करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। लेकिन खुलासा यही होता है कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारा नक्शा क्या होगा। नक्शे समात खुदा ना खास्ता जुराफ है, नक्शा नहीं है, बल्कि ये है कि हमारी सूरत हाल क्या होगी। इसी पर हम गुफ्तगू करते हैं। आज भी इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल नईम खालिद लोधी साहब जी, हमारे बहुत अच्छे तजिया नगार। पहले तो सिर्फ दफाई तजिया नगार कहा जाता था हमारे उन लोगों को जो फ़ौज में रहे हैं, लेकिन उन्होंने साबित किया है ऐसे बहुत से लोगों ने कि वो हमारे सियासी मामला पर भी, मुआशी मामला पर, दूसरे मामला पर भी उसी तरह दरक रखते हैं जिस तरह कोई और रख सकता है। और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ शामिल होंगे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी उनकी लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस है और उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि कोई रद्दे बला की दुआ हमें बताएं जिससे इसका निकल सकते हो। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे बहुत सीनियर तजिया नगार रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मियाँ सैफुर रहमान साहब हैं, जो हमारी नहीं बल्कि मेरी खास तौर पर मदद करेंगे इस मसले को हल करने के लिए। जनरल साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान की है, क्या कुछ सूरत बनती नज़र आती है जी? रोज़ मायूस हो जाते हैं, रोज़ पर कुछ उम्मीदें पैदा हो जाती हैं। कोई जो नून लीग वाले होते हैं कहते हैं नवाज शरीफ आ रहा है, दूसरे वाले होते हैं कि तबीयत तोड़ रहे हैं और फिर देखेंगे क्या होगा। मुआशी मसाइल पे कुछ कहते हैं कि सुधर रहे हैं, कोई कहते हैं देखें ये भी साख डार भी नाकाम हो गया, फलाना भी हो गया। क्या आपको क्या लग रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं दफाई तजिया निगारी हूँ, बाकी चीजें आम लोगों की तरह जो कि हमें भी इफेक्ट करती हैं इसलिए उन पर बात कर लेते हैं। तो ये आपकी तरह नवाजी है, पर जैसे हम भी कभी कभी दफा भी बोल लेते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, सबका हक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये जानना चाहें कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा या क्या होने वाला है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात पर मुत्तफिक हों कि पाकिस्तान के साथ हो क्या गया है। ठीक है। अगर आपका तजिया कुछ और है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो गया है और मेरा तजिया कुछ और हो, तो फिर तो हम आगे जरा उसका मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम ये बड़े हाथियों की लड़ाई में मलिया मेट हो गए। जैसे कहते हैं कि वो अंग्रेजी की कहावत है कि घास मार जाता है हाथियों की लड़ाई में। ठीक है। तो ये हाथियों की लड़ाई में अवाम पिस गए, पाकिस्तान का इंटरेस्ट को किसी को ख्याल नहीं रहा। और ये हाथी कौन कौन से हैं, मैं सिर्फ इसमें दोष पॉलिटिशियंस को नहीं दे रहा, क्योंकि वो सबसे बड़े हाथी वही हैं। जो भी हाथी हैं जिन्होंने भी यहाँ पर नबर्द आजमाई की है, और कोई बताने की जरूरत नहीं है आपको और कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपके नाज़रीन को, सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये कौन है और ये कैसे हुआ। इस पर तो काम तो बहुत खराब हो चुका मेरे भाई। अब यहाँ से आगे चलने, अभी ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये क्यों आगे नहीं बढ़ रही, जब इतनी कोशिश कर रहे हैं इसहाक डार साहब के ये कुछ बेहतरी आ जाए इकॉनमी में, इतनी बातचीत हो रही, इतनी कोशिशें हो रही है, तो उसमें मेरा अपना अंदाजा ये है एक अदना जहन के तौर पे कि ये जो अदम इस्तेहकाम है जिसको हम कह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, बुनियादी तौर पे ये क्यों मुआशी अदम इस्तेहकाम में क्यों तब्दील हुआ है, उसकी वजह यह है कि जब देखिए सरमायाकारी का सारा मामला है ना, इट्स ऑल अबाउट सरमायाकारी और जो बड़े मुल्कों के साथ मुआहदे, बस ये दो ही बातें हैं, यानी कि फॉरेन पॉलिसी की बात है और सरमायाकारी की बात है। बाकी चीजें तो जो अंदरूनी है हमारी, जो आपस में हमारे ताल्लुकात हैं, जिस तरीके के यहाँ पर करप्ट लोग हैं, वो तो एक लंबी दास्तान है। उसको तो मेरे अपने ख्याल में इमीडिएट जो दो चीजें हैं, ये जो माशी जमूद है और ये जो फॉरेन पॉलिसी का जमूद है, ये क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए है कि कोई बैरूनी सरमायाकार, कोई अंदरूनी सरमायाकार
कोई फॉरेन पावर जिसने आपके साथ कोई बातचीत करनी है अबाउट अफगानिस्तान, अबाउट ईरान, इंडिया, अमेरिका, चीन, सीपैक, ऐसी किसी हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है जिसकी मुद्दत 6-7 माह हो या 6 माह हो, 3 माह हो, 4 माह हो। फिनिश द एंड। अगर आपने सरमायाकारों को अट्रैक्ट करना है, अगर आपने अंदरूनी सरमायाकार जो यहाँ पर बैठे हुए सांप बन के अपने पैसों के ऊपर, उनको कहना है कि वो पैसा लगाएं, अगर आप चाहते हैं चीन आपसे बातचीत आगे बढ़ाए, अमेरिका आपसे मजीद बात करे, अफगान हुकूमत से आप बात कर सकें, ईरानी आपके पर तवज्जो दें, तो फौरी तौर पे इंतखाबात कराएं। भले पीडीएम जीते, भले पीटीएम जीते, पीटीआई जीते, लेकिन उनको पता चल जाए कि 5 साल के लिए ये हुकूमत अब है। आप देखें कि हर चीज सीधा होना शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ मैं मैक्रो बड़ी लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो चीजें वो तो आप जानते हो। तो मेरी नजर में ये कुलिया है, ये प्रॉब्लम है और ये नुस्खा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपकी तरफ आता हूँ मियां साहब के नसीम सिद्दीकी साहब से बात पूछता हूँ। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि एक हल यही बताया जाता है, जनरल साहब ने बताया इलेक्शन करा दो, और बात ठीक है, हुकूमत आपकी स्टेबल नहीं है, लंबे अरसे तक है, तो कोई मानता नहीं है। अच्छा, हुकूमत की ये सूरत हाल किसने बनाई, कैसे बनाई, क्यों, वो बहस नहीं कर रहे हम। जी जी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन भी करा लो तो मसले का हल नहीं है। इसलिए हल नहीं है कि उसके बाद भी जो केओस है, पोलिटिकल केओस है, कोई एक दूसरे को मानेंगे नहीं, या कुछ और बहुत सी बातें करते हैं जो हालात अब हैं, बहुत सी चीजें सेटल करें फिर इलेक्शन कराएं तो बात। जी जी जी, मुझे नहीं पता क्या आप क्या कहें। हाँ, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक मुहिम्मा हल करने के मुतरादिफ है, जहाँ पे हम आगे एक ऐसी नहज पे खड़े हो गए हैं। तो इस वक्त दोनों डिबेट्स चल रही हैं कि जी क्या इकोनॉमी को ठीक करने के लिए सब मिल बैठे या सिर्फ बैठ के इलेक्शन की बात कर लें। तो आज भी एक बहुत बड़े लीडर गालिबन पीटीआई के थे या कोई और लीडर्स भी कह रहे हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं कि जी इलेक्शन ही सब मसाइल का हल है। मैं कहता हूँ जी इलेक्शन फसाद का हल तो हो सकता है, मसाइल सारी का हल नहीं है। अच्छा, यानी जो फसाद पड़ा या डाल दिया गया, जैसे जनरल साहब ने भी कहा, रद्दुल फसाद तो हो सकता है, रद्दुल फसाद के तौर पे मैं समझता हूँ हल्लुल मसाइल नहीं है। क्योंकि जो इंतशार फैला हुआ है वो तो आप कह सकते हैं कि वाकई इंतशार तो इसी बात पे है ना, एक पार्टी आना चाहती है, एक ग्रुप जाना नहीं चाहता, तो फसाद तो पड़ गया ना जी। उनके अपने अपने सपोर्टर अपनी अपनी दे आर स्टिकिंग टू देयर गन्स, अपनी अपनी पोजीशन लेके एक दूसरे पर वो हमलावर हो रहे हैं। हालांकि हमारे एक बड़े सीनियर दोस्त आज कह रहे थे कि वो कौन सी को गन्स चला रहे हैं, वो यही है ना कि सिर्फ आपस में गुफ्तगू की बम्बारी हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि मुआशरा जहां पे जरूरत से जायद मुबाहिस से शुरू हो जाए वो मेरा तसाहिल का शिकार हो जाता है। और मेरा हमेशा से ये कन्विक्शन रही है कि हुकूमतें, लीडर्स ठीक है कौम को गैल्वनाइज करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, उनकी एनर्जी को बुरोकार लाते हैं, कौम की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं अच्छे अंदाज में, गुड सेंस ऑफ टाइमिंग के साथ, बैरून मुल्क से सरमायाकारी लेके। लेकिन फिर भी अवाम जब तक एक्शन मोड में नहीं आएंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक काम नहीं होगा। अब ये देखना है कि क्या इलेक्शन से वो मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो एक जो डेडलॉक बना हुआ है ना जी, एक तो मैं तो आज डिवाइड जी मैं ये कहता हूं कि एक चलती हुई हुकूमत को जब रुखसत किया गया, भले वो पार्टियों ने एक आइन का तरीका ही इख्तियार किया पीडीएम ने, तो फिर तसलसल तो टूटा। अब जो हुकूमत आई है वो अगर 7 माह की है तो अगले 7 माह अगर और एक तसलसल के साथ, लेकिन काम की कोशिश जरूर हो रही है, मैं उनका तर्जमान नहीं हूं, लेकिन भाग दौड़ हो रही है। लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि वो आनियां जानियां हो रही हैं, इसमें सीरियस मामला हमारे अपना अखबारात भी रिपोर्ट करते हैं। IMF से मुज़ाकरात में जमूद है, लेकिन उनकी शराइत को भी हल किया जा रहा है, अवाम को भी मसाइल को देखा जा रहा है। आसान हल अंग्रेजी में कहते हैं दे आर नो इजी सोल्यूशंस, इजी सोल्यूशंस नहीं है, लेकिन उसका हल यह है कि हम उस तरफ चल पड़े जिधर से सोल्यूशंस निकलेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है अब भी बेहतर रहेगा कि तमाम जमातें, चूंकि अवाम की नुमाइंदा जमातें हैं या कम से कम दावा करती हैं, तो मईशत के तमाम के पास एक्सपर्ट्स हैं, जहानत है उनमें एक सोच है, एक फिक्र पाई जाती है। हमें यही सोचना चाहिए। तो क्यों ना मिल बैठ के ये को अगले 5-6 माह में किसी एक ट्रैक में तो लगा देना। तो इलेक्शन तो हो ही जाना, इलेक्शन ने जाना कहाँ है। वो ठीक है, बिल्कुल जनरल साहब का कहना कि मैं कहता हूँ फसाद खत्म हो जाएगा, मसाइल और सबसे बड़े मुआशी मसाइल, उसका कोई ब्लू प्रिंट नहीं मुझे नजर आ रहा, किसी के पास रोड मैप नहीं है, इलेक्शन जीतने वाले के पास भी और इलेक्शन हारने वाले के पास भी।
कम से कम सामने वो नक्शे का आपने लफ्ज बोला था, वो नक्शा नहीं दिखाई दे रहा किसी के हाथ में कि हम यहां से इन लेबरिन से गुजर के तो यहां पे पहुंच जाएंगे, अवाम को रिलीफ मिल जाएगा। वो वाला नक्शा नहीं दिखाई दे रहा। किसी के पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है। ये थोड़ी अफसोसनाक बात है। ठीक है, नसीर सिद्दीकी साहब, आप क्या कहते हैं? आप सारी गुफ्तगू सुनी, जनरल साहब की सुनी, मियां सैफुर रहमान साहब की भी सुनी, आप क्या कहते हैं? सारी हम अजीब मकबसे में इलेक्शन हो जाए तो ये बात तो ठीक है कि 5 साल के लिए स्टेबिलिटी आनी चाहिए असूली तौर पर। अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद नहीं आएगी, तो फिर अब कहाँ जाएं? और जो लोग भी हैं, ये हैं, वो हैं या कोई और हैं, किसी के पास रोड मैप नहीं है। बल्कि मुझे कल ही एक साहब ने कहा कि भाई चाहे बजाय हम बहुत जमहूरियत के हक में होते हैं, फौज भी आ जाए कि कोई रोड मैप लेके के तो आए, आज तक तो किसी के पास रोड मैप हुआ नहीं। तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद मीर साहब बहुत शुक्रिया, और मेरे सीनियर साथियों को मेरा बहुत सलाम। देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा था कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान का क्या बनेगा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा और पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा। पाकिस्तान एक बड़ा प्यारा मुल्क है, बड़ी प्यारी सरजमीन है। हमें ये सोचना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो हमें बहुत कुछ दे रहा है। पाकिस्तान की जो जमीन है वो हमें देखे जरखेज है, गंदम देती है, सब्जी देती है, बेहतरीन मौसम है। मतलब पाकिस्तान से प्यारा मुल्क मैंने दुनिया में नहीं देखा। हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, हम इसके साथ जो ज्यादती कर रहे हैं, हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे मेरे साथियों ने कहा कि मनसूबा बंदी करनी पड़ेगी। कोई भी हुकूमत आती है, मनसूबा बंदी कोई नहीं करते। सबको फिक्र होती है कि IMF से लोन किस तरह मिलेगा, एशियन डेवलपमेंट से लोन किस तरह मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से लोन किस तरह मिलेगा। लोन पे मुल्क को चला रहे हैं। जो मुल्क के अंदर इंडस्ट्री है, या मनसूबा बंदी करने वाली बात है, उसकी मनसूबा बंदी सियासतदानों ने करनी, क्योंकि हुकूमत को सियासतदानों ने चलाना है। लेकिन ये अपनी लड़ाई इतनी आगे तक ले जाते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाते हैं। अब मेरी मैशत के बारे में जो थोड़ी बहुत नाकिसी अकल है, आप देखें कि हमारा मुल्क जो है वो एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में एक्सपोर्ट होती है, लेकिन 64 लोग हैं जिनके पास ये इंडस्ट्री है, सारा पैसा उनके पास जाता है। हमें यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, हमें टूरिज्म को फरोग देना पड़ेगा, हमें टैक्स कलेक्शन बेहतर करनी पड़ेगी। और ये जो माफियाज है पाकिस्तान का पैसा बाहर ले जाते हैं, अगर आप ये टेली कम्युनिकेशन के जो कंपनीज है इनका अगर डाटा देखें तो ये लूट रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान को। पाकिस्तान से ज़र मुबादला बाहर लेके जा रहे हैं और कोई सर्विसेज यहाँ पे नहीं दे रहे। आप अगर कार इंडस्ट्री देख लें, 2-4 कार इंडस्ट्री है, वो 10 लाख रुपए वाली चीज 40-40 लाख, 50-50 लाख में बेच रहे हैं, और टीन और डब्बा बेच रहे हैं, और उसके ऊपर भी जो ओन है वो 4-4, 5-5 लाख रुपए होता है। इस तरह की और बहुत सारी चीजें आप देखें कि शुगर इंडस्ट्री, कितनी शुगर मिल्स है पाकिस्तान में, 60 या 65 शुगर मिल्स है, और सब अरबपति हैं। तो बात यह है कि ये मनसूबा बंदी करके सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क के साथ करना क्या है। इस मुल्क में अगर हमने रहना है तो सियासतदानों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। और जो इलेक्शन की बात हो रही थी, देखें बिल्कुल वो इलामा इकबाल का एक शेर है, उसका मैं एक मिसरा सुना देता हूँ। गुलामी से बदतर है बेयकीनी। तो जिस तरह जनरल साहब ने कहा था कि ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, ये लोकल जो इन्वेस्टर है वो भी पैसे जेब से इस वक्त नहीं निकाल रहा। जो यार दोस्त हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि यार आजकल रहने दो, कितने पैसा इन्वेस्ट ना करना, हालात का कोई पता नहीं। तो ये जो हालात का कोई पता नहीं ना, ये हालात का सबको पता होना चाहिए। और जो करता धरता है इस मुल्क के, उनको भी सोचना पड़ेगा। मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ कि आपने मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। 2008 में मुशर्रफ साहब की हुकूमत खत्म होती है, वो मार्शल्लाई दौर एक का खत्म होता है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नहीं चलने दिया जाता। यूसुफ रजा गिलानी को रोजाना आपने जो है वो सुप्रीम कोर्ट बुलाया होता था। कितनी मुश्किल से उन्होंने हुकूमत चलाई जिस तरह भी। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी का पाकिस्तान में बहरान आया, उसके बाद 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, फिर पनामा आ जाता है कहीं से, नवाज शरीफ को काम नहीं करने दिया जाता, फिर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, फिर उनके खिलाफ अदम इत्तेमाद जिस तरह लाया गया, हम जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबको मालूम है कि वो किस तरह लाया गया। वो आड़ तो ली जाती है कि आइन और कानून के तहत था, लेकिन इत्तेहादियों को किसने इधर से उधर किया सबको मालूम है। वो अपने मुल्क में अनसर्टेनिटी जो ये कहकर पैदा की कि पाकिस्तान दिवालिया के करीब जा रहा था। तो ये जो एक्सपर्ट्स की टीम आई है
13 जमातों की हुकूमत आई है, इन्होंने आके क्या कर लिया, ये तो उससे भी बदतर हालात पे ले गए। अगर वो हालात चलने दिए जाते, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ मुल्क जा रहा था। इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ एक जो है वो नेगेटिविटी भी बढ़ रही थी, वो तो अपने बोझ तले दब जाते। उनको तो इलेक्शन में जो है वो डेफिनेटली उन्होंने हारना था, लेकिन अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में पैदा ना होती और पीडीएम को हुकूमत मिल जानी थी। तो पाकिस्तान से जब तक इस किस्म के एडवेंचरिज्म खत्म नहीं किया जाएगा, ये जनरल साहब ज्यादा बता सकते हैं, जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे, और अभी भी पाकिस्तान के मामला कोई भी पार्टी आगे दुरुस्त नहीं होंगे। पाकिस्तान के मामला तब दुरुस्त होंगे जब आप अफगान वॉर लड़ना शुरू करेंगे। अभी आपने अमेरिका ने आपको कहना है कि तालिबान के खिलाफ जो है आप लड़ें, आपकी एयरफोर्स यूज होगी, आपकी जो है वो सीक्रेट सर्विसेज यूज होंगी, अमेरिका आपको पैसा देगा, आपके मुल्क में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इससे बदतर आपके हालात होते चले जाएंगे। इसके ऊपर जनरल साहब जो है वो बेहतर बता सकते हैं। ठीक है जनाब, मैं जनरल साहब से पूछूंगा। एक वर्षन यही है कि अमेरिका ने अभी कहा है कि अफगानिस्तान दोबारा जो है वो टेररिज्म का बेस बनता जा रहा है, हम उसको किसी बनने नहीं देंगे, किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। खासतौर पर पाकिस्तान का नाम लेके कहा है। क्या हमें फिर झोंका जा रहा है? ये एक सवाल है। बहुत सी बातें हैं जिस पर गुफ्तगू की जा सकती है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं कि और ये साहब शायद लाइन उनकी मिल नहीं रही या कुछ प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, वो भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हों। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत नाजुक सूरत हाल है जिसके हम इशारा कर रहे हैं। एक इशारा जो है यानी कि दुरुस्त है या गलत है, ये भी है कि हमारी सलामती की सूरत हाल भी बड़ी नाजुक है। इंटरनेशनल सिनेरियो जो रीजनल है, ख़ास तौर पर जो हमारा इलाकाई नक्शा है, उसमें कहीं फिर हमारी ज़रूरत ना पड़ जाए और हम फिर हाउस इन ऑर्डर करने ना बैठ जाएं। और अगर वो नहीं है तो हमारी ये जो मशरकी सरहदें हैं, भारत जो है वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर छेड़छाड़ से बाज नहीं आता और सख्त बयान देता जाता है। माशी सूरत हाल के साथ सलामती की सूरत हाल भी ऐसी है जिसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट, जैसे जनरल साहब ने कहा था, बहुत ज़रूरी है। क्या हम स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं? यानी इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आती है कि आने वाले कुछ वर्षों के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाए, किसी तरीके से भी बने? इलेक्शन ही तरीका होता है सही, लेकिन जो कोई सूरत नजर आती है, ये मैं जनरल साहब ये सारा जो नक्शा, अब आपकी बात ही से बात आगे बढ़ी थी, अब आखिर में ये पहुंची है कि हमारे सलामती का मसला भी है। उस सलामती के मसले को आप कैसे देखते हैं? जी, मैं पहले इसकी तरफ आता हूँ। सिर्फ एक छोटी सी बात कर दूं कि स्टेबल गवर्नमेंट या अहल गवर्नमेंट की तारीफ ये होनी चाहिए कि वो अपने कानून बना सके और अपने कानून नाफिज कर सके, जिसका ये मतलब है कि उसमें एक यकसुई होनी चाहिए। तो ये तो बात पक्की है कि 12-13 जमातों का मनहूबा जो है वो कोई यकसुई से कोई पॉलिसी नहीं बना सकता, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब प्रोविंसेस में और सेंटर में तरह तरह की हुकूमतें अलग अलग किस्म की हों, तो फिर वो अपने जो भी उनके ज़हन में फिलॉसफी है उसको नाफिज नहीं कर सकता। तो इस बात को मैं यही छोड़ देता हूँ कि अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको ये 2 इशारे जो मेरे ज़हन में आते थे कि आपको फैसले करने की अहलियत आप में होनी चाहिए और अपने फैसलों को नाफिज करने की अहलियत होनी चाहिए, और वो इस वक्त बिल्कुल नहीं है। एक चीज और ऐड करता जाऊं कि मेरे भाई ने कहा था कि दोनों तरफ रोड मैप नहीं है, तो अगर दोनों तरफ रोड मैप नहीं है तो फिर जब वो दोनों मिलके बैठेंगे तो 2 ऐसे कागज लेके बैठेंगे जिनके ऊपर कोई रोड मैप नहीं है। जब उन दोनों कागजों को मिलाएंगे वो भी ब्लैंक ही होगा, उसके ऊपर भी कोई रोड मैप नहीं होगा। एनीवे, इसको मैं यही छोड़ता हूँ। आपने बात की है सिक्योरिटी की। देखें, अमेरिका के बारे में मैं सिर्फ एक मिसरा कहूंगा, अब तक दिल खुशफहम को तुझसे है उम्मीदें। जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि दोबारा अमेरिका आएगा, दोबारा डॉलर आएगा, दोबारा खुशहाली आएगी, तो वो आपको उसी दायरे में डाल देंगे जो दायरे का सफर आप कई दहाइयों से तय कर रहे हैं। वो जो हकीकी तरक्की जो है वो कभी आपके सामने नहीं आएगी। एक मसनूई तरक्की आपको नजर आएगी, लोगों का हाल बुरा ही रहेगा, एक लीड कैप्चर जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, कुछ लोग और अमीर हो जाएंगे और गरीब गरीबतर होता चला जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है ये इसका हल है ही नहीं, बल्कि सबसे पहले हमें यही देखना है, हमें पहचानना है कि हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपके नाज़रीन भी जानते हैं, मुझे कोई दोहराने की जरूरत नहीं है कि मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो इंटरेस्ट के बेस पर होते हैं। जिसका ये मतलब है खुद ब खुद दूसरा सवाल उठता है कि हमारे साथ किसके इंटरेस्ट मुंतबिक हैं इस इलाके में। अब अमेरिका की बात ले लें, अमेरिका
अफगानिस्तान में अदम इस्तेकाम चाहता है, बिल्कुल अमन नहीं चाहता है। अगर किसी ने डिबेट करनी है मेरे पास, मैं जितने सुबह शाम लगा लें और बड़े से बड़े आप अपने फिलोसफर्स को ले आए, बड़े से बड़े आप डिप्लोमेट्स को ले आए, मैं साबित कर दूंगा कि अमेरिका इस यहाँ पर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता। अगर वो ये कह रहा है कि जी हम पाकिस्तान की मदद करेंगे ताकि तरीके तालिबान पाकिस्तान से आपकी जान छुड़ाई जाए, तो वो झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है। ये तरीके तालिबान पाकिस्तान उन्हीं की हमारे ऊपर छोड़ी हुई चीजें हैं, रॉ ने और सीए ने मिलकर हमारे ऊपर छोड़ी है। आज अगर वो ये बोलते हैं कि हम इसको खत्म करेंगे हम आपके साथ मिलके, तो एक सफेद झूठ है। मेरा ख्याल है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आप लोगों को, आप तो जानते होंगे, आपके शायद कुछ नाज़रीन जो है उनके लिए नई बात हो, बिल्कुल नई बात नहीं। हमें ये देखना है कि अफगानिस्तान के सिलसिले में, भारत के सिलसिले में, कश्मीर के सिलसिले में, पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं इकॉनमी के, इसके सिलसिले में हमारे इंटरेस्ट कौन कौन से मुल्कों से मिलते हैं। अरे भाई, चीन, सेंट्रल एशिया, तुर्की, मिडिल ईस्ट, कतर वगैरह, ये कुछ मुल्क हैं। ईरान को हम कह सकते हैं वो क्योंकि हमारे और मसाइल है, इसलिए ये मुल्क है जिनके साथ हमारे इंटरेस्ट मिलते हैं। और किस मुल्क के साथ नहीं मिलते? भारत, अमेरिका, इसराइल। बिल्कुल ठीक, आपकी मर्जी है कि बिल्कुल ठीक कहा आपने। नहीं मिलते। जन साहब, मैं एक छोटा सा बीच में जुमला बोतलता समझ लीजिए, कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन की बात करते हैं और ये कहते हैं कि 13 हुकूमत है और दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ एक पार्टी है, कुव्वत है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने ही CPAC को रोल बैक किया जी। उन्हीं की लड़ाई अरब ममालिक के साथ हुई है जी। तो क्या आप समझते हैं कि ये लोग आएंगे तो ये लोग कंफर्टेबल फील करेंगे? खारजा, आप बड़े करीब से देखा मामला को। जी देखिए, ये तो आपने भी ऐसी बात अंदर डाली है ना कि वो आपने छोटा सा पैनल कहा, ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा है। हाँ। क्योंकि अब ये इस बहस में हम नहीं जाते कि उनको कौन डिक्टेट कर रहा था, कौन सा काम। अब तो इमरान खान ने कह दिया ना कि कौन सा काम मैं खुद अपनी मर्जी से कर रहा था और कौन सा काम मेरी मर्जी से नहीं हो रहा था। इसलिए वो चूंकि हमें वाजे नहीं है और कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि इमरान खान साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लिहाजा मैं इस किसी को दोष देने के लिए मेरे पास आर्गूमेंट नहीं है। सिर्फ हम भुगत रहे हैं बस जी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर कुछ लोगों ने 10 बारियां लेकर डिलीवर नहीं किया तो उसको आप उस बंदे के साथ नहीं इक्वेट कर सकते जिसने एक बारी लेकर डिलीवर नहीं किया। अच्छा, ठीक बात है। मैं दोबारा आता हूं तस्लीम सिद्दीकी साहब, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैं पहले आपसे बात करूंगा। ये मसला आगे है कि जी डिलीवर नहीं किया या पहले उन्होंने क्या किया, लेकिन CPAC और चीन के साथ ये हमारी क्लोज रिलेशनशिप तो अब शुरू हुई है ना जी, और नवाज शरीफ लेकर आए हैं। और इमरान के आने के बाद, अब मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि इशारे में बात सारी खुल के आ गई है, आने के बाद इसको रोल बैक किया गया। मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ लड़ाई शुरू की गई। वो कहते हैं किसने इनको किया, तो ये सवाल है कि किसने भी किया है, भुगत हम रहे हैं। और क्या हम इसको कंटिन्यू करने के लिए मामले को आगे बढ़ाएं या कुछ और करें, आप बताइए। मीर साहब, पहले तो जिस तरह अपना जनरल साहब ने कहा था कि उसने एक बारी ली, तो बल्कि मैं उसको कहूंगा कि ना, इमरान खान का तो आधी मिली, उनको पूरी बारी भी नहीं मिली, उनको रन आउट कर दिया गया मिलके। अच्छा, जो आपने सवाल किया बड़ा अहम सवाल है। अब मसला हमारे साथ ये होता है कि हम कई चीजें खुल के नहीं बोल सकते। आपको पता है, कुछ अल्फाज यूज नहीं कर सकते, कुछ हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन सबको पता है कि होता क्या है। अब बात यह कि जो खारजा पॉलिसी है उसे कौन बनाता है? खारजा पॉलिसी टोटल जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो नहीं बनाती। आपको पता है कि हमारे इदारों के भी ताल्लुकात होते हैं और हमें बाहर से भी डिक्टेशन लेनी पड़ती है। उसकी मिसाल ये है कि आपको पता है कि जब मलेशिया में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पाकिस्तान ने जाना था, इमरान खान साहब ने जाना था, दूसरे ममालिक नाराज हो गए, वो नहीं गए उसके ऊपर, तो हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते। और उसकी मेन वजह यह है कि मौशी तौर पे हम इतने कमजोर है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने सऊदीया की बात नहीं मानी तो वो हमारा तेल बंद कर देगा, वो हमें इमदाद नहीं देगा। अगर हमने चाइना की बात नहीं मानी, चाइना को नाराज किया, तो वो हमारे साथ पैसे वापस ले लेगा। बात यह है कि जब तक पाकिस्तान अपने पैरों पे खुद नहीं खड़ा होगा, अपनी खारजा पॉलिसी खुद नहीं बनाएगा, तब तक इन मसाइल का हल नहीं होगा। अब देखें कि CPAC के जो मंसूबे थे, जिस तरह बताया
जा रहा था और कुछ मंसूबे मुझे भी इत्तेफाक हुआ, मैंने जाके देखे, नीलम जेलम पे गया, मैं सुकी किनारी कैनाल जो नारान और सवात के पास बना उसके ऊपर गया, महमद डैम पे गया। तो चाइना इतनी बड़ी सुपर पावर है इस वक्त एक इस खित्ते की, और अगर आप उसके साथ मिल के चलते हैं तो आपको रोजगार भी मिलता है, आपके मुल्क में इंडस्ट्री भी लगेगी। लेकिन फिर वही फॉरेन पॉलिसी हम बना नहीं सकते, उसमें अमेरिका बहादुर नाराज हो जाता है, फिर हमें चाइना के साथ जो है वो यू टर्न लेना पड़ता है या बैक स्टेप पे आना पड़ता है। हम कहें जी कि नवाज शरीफ ने ये चीज शुरू कर दी थी, इमरान खान ने आके खराब कर दी, इनके तो बस में ये नहीं होता कि ये अपनी मर्जी से कोई काम कर सके। आपने देखा कि किस तरह नवाज शरीफ को कान से पकड़ के निकाल दिया, किस तरह इमरान खान को कान से पकड़ के निकाल दिया। तो जब आप मुल्क के वजीर आजम को जो लोग कान से पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, वहां पे आप वजीर आजम से या सियासी पार्टी से ये एक्सपेक्ट करें कि वो हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में 4 पिलर्स कहलाते हैं, उसमें अदलिया है, हमारी पाक फौज है, हमारी पार्लियामेंट है, उसमें मीडिया है। जब तक ये चारों एक पेज पे नहीं आएंगे और एक पेज पे मिल के डिसीजंस नहीं करेंगे, कभी भी मुल्क के हालात बदल नहीं सकते। आप सब मेरे से ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, आपने बहुत से सियासी उतार चढ़ाव देखे हैं, थोड़े बहुत हमने भी देखे हैं। तो कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के नहीं अंदर आई। 1947 हम ले लेते हैं, 1947 के बाद जो भारत हमारे मुकाबले पे था, उसका पैसा किस मतलब उसकी वैल्यू थी, उसकी इंडस्ट्री कहाँ पे थी, टाटा था, बिरला था, और वहाँ पे अपना कारोबारी थे, हमारे यहाँ पे सैगल थे, दौलताना थे, हबीब्स थे, और भी बड़े इस किस्म के नाम है, वो कहाँ पे सारे। उनको देखेंगे, रिलायंस वाला आज जो है उसका बजट मेरे ख्याल से इतना है जितना पाकिस्तान का पूरा बजट है। तो जब तक आप सियासी गवर्नमेंट्स में तसलसल नहीं लाएंगे और इनको सही तरह काम नहीं करने देंगे, और जब तक लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी नहीं होगी, कुछ जो जनरल साहब ने बात की, बिल्कुल 2/3 अक्सरियत के साथ अगर कोई गवर्नमेंट आती है, अपनी कानून साजी करे। अब कानून साजी पे आप देख लें कि कितने बड़े बड़े करप्शन के केसेस थे, और उसमें सच्चे भी थे। मेरा मतलब है कि मैंने कई चीजें तो अपनी आंखों से देखी हैं। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वुज़रा आते थे, हम उनसे कॉपियां मांग लेते थे। जो अपना जरदारी साहब का फेक अकाउंट केस था, वो इमरान खान साहब नहीं लाए थे, वो नून लीग नहीं लेके आया था, वो स्टेट बैंक ने शिकायत की थी कि कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो मशकूक किस्म की हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। यानी कि स्टेट बैंक ने एक्शन लिया था, तब उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार ने एक्शन लिया था, और ये फेक अकाउंट के केसेस बने थे। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी के केसेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी आप वो काम निकालें, अब तो सब वाइट क्राइम आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाता है, केसेस थे। लेकिन जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जहां पे करप्शन को बुरा नहीं समझा जाएगा, एनआरओ दे दिया जाएगा, तो वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। जी ठीक बात है आपकी बात। मेरे साहब, ये सारी बातें आपने सुनी, ये सारे नक्शे ठीक है, कोई बात बड़ा अच्छे तज्जिया है, कोई गलत बात नहीं है। जनरल साहब ठीक कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं। अब जाएं कहां फिर? हमारे लिए क्या रास्ता है? देखिए, रास्ते तो मीर साहब हमेशा होते हैं। मैं कभी-कभी आप कंसिस्टेंटली कहें तो जनरल साहब तो माशाल्लाह के फलां ने खराब किया है, सेक्रेटरी दिफा रहे हैं, और इन्हें पता ही है कि हमारी मुसल्लह अफवाज में जिस तरह काम होता है, वहां क्राइसिस सिनेरियो बनाए जाते हैं, कॉन्टिजेंसी प्लान्स होते हैं, मल्टी ऑप्शनल प्रोग्राम्स होते हैं कि अगर ये क्राइसिस बनेगा तो किस तरह निपटा जाएगा। हुकूमतों का यही काम होता है। मैं इसमें चूंकि शख्सियात को डिस्कस नहीं करना चाह रहा था सियासी, लेकिन चूंकि अब बात आ गई तो बात की कैसे जाए, जनरलाइज्ड अंदाज में तो नहीं की जा सकती। एक तो हमारे यहाँ अक्सर बात की जाती है कि जी फलां पार्टी को अभी आए हुए अभी 3 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, 1 साल हुआ। देखिए, अगर एक पार्टी लॉन्च होती है, चले पीपल्स पार्टी से ही, नून लीग से ही, अगर वो 21-22 साल पहले लॉन्च होती है और इक़्तिदार में आती है 22 साल के बाद, तो क्या वो 17-16 साल सिर्फ पिकनिक बनाती रही है? दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में, चलो बड़े ममालिक को छोड़ दें, दुनिया भर में हर पार्टी जो इक़्तिदार में होती है या नहीं होती या कभी नहीं भी आती, वो अपने अपने एक शैडो गवर्नमेंट के तौर पे प्लान्स, मंसूबे, मुतबादल मंसूबे, इकोनॉमिक मंसूबे, फलाई मंसूबे, कुछ ना कुछ डिस्कशंस करती रहती है। आप देखें, फिर उनकी कनेक्टिविटी भी होती है। भले उनको सफ़ीर बड़े मुल्कों के या छोटे मुल्कों के मिलने आते हैं, या डिप्लोमेट्स या लोग, वो अपने अपने मकासद के लिए आते होंगे, लेकिन गुडविल और कनेक्टिविटी उनकी दुनिया भर में होती है। छोटी पार्टियों की भी होती है, बड़ी की भी होती है। अब वही बात जो मेरे भाई नसीम सिद्दीकी साहब ने कही कि हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। देखें, बड़ी अच्छी बात की जनरल साहब ने। अब मैं खुद नहीं बिलीव करता कि रिमोट कंट्रोल खारजा पॉलिसी होनी नहीं चाहिए, कि 7 समंदर पार से आपकी खारजा पॉलिसी हो।
दुनिया भर में अब ममालिक, ठीक है ये इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, अब हम ही इन्हिसार की दुनिया है और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी अब कई छोटे छोटे मुल्कों की मोहताज हैं कई मामले में, लेकिन सुपर पावर की जहनीत, वो जहनीत नहीं अभी खत्म हुई। वो हेजीमनी, वो चौधराहट, वो डिक्टेशन, वो अपनी जगह, ये छोटा है इसको मैंने क्रश करना है, बदरिया पाकिस्तान करना है, डॉलर देने हैं नहीं देने, क्या करना है। लेकिन ना यहाँ भी ये एडवेंचरिज्म तो हुई बैन अल-अक़वामी, क्या हमने एडवेंचरिज्म नहीं की? मैं 10 बस्ता अपने बड़ों से यही गुजारिश करता हूं कि क्या हमने क्यों एडवेंचरिज्म की? अगर हम पे कोई एडवेंचरिज्म थोपता है, जैसे मैं ये कहता हूं अक्सर कि चलो जी अमेरिका को हम मान लेते हैं हमारा दुश्मन नंबर 1 है। अमेरिका अगर मुझे आके जी 10 करोड़ रुपया लो तो फलां मुसलमान को, अपने भाई को मारो, तो मेरा बड़ा दुश्मन वो मुसलमान भाई है जो मुसलमान को मार रहा है और निहत्ते मुसलमान को मार रहा है। मजे की बात यह है कि कोई बहादुरी वाली, ये ग्लोरिफिकेशन वाली बातें सब गलत हैं। मैं खुद एक आपको कहा कि मैं मिलिटेंट रहा हूं, मुझे ग्लोरिफिकेशन के नाम पे उकसाया गया, हम जवानी में हम निकल आए थे इसमें से, और वो कुछ भी नहीं था। बाद में जाके कहा गया जी पैसा देंगे, फिर औरतें देंगे, यहां तक ये सारी चीजें चलती हैं मिलिटेंसी के अंदर। ये बड़ी शर्मनाक बात है जो मैं कर रहा हूं, ये मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बयान कर रहा हूं। तो ये एडवेंचरिज्म दुनिया में जब नेशन स्टेट्स बन गए हैं, हम अफगानिस्तान हमारा भाई है, हम उसके काम जरूर आए, उसको स्ट्रेंथन करें, हम वहां जाके एडवेंचर क्यों करें? क्या हमारे अपने शूर ही खत्म हो रहे हैं? अफगानिस्तान पे पीछे पड़ जाते हैं, ना अमेरिका के लिए जाएं ना हम अपने लिए जाएं, हम अपना तो घर सवार नहीं पा रहे, हम उधर जाके हाउसिंग ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक बात। मेरा ख्याल में एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बहस को कंक्लूड करना चाहेंगे। हमने इसके हर पहलू पर, यानी कि हमारा ख्याल था कि शायद हम जनरलाइज गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जनरलाइज गुफ्तगू नहीं हुई है। हमने हर पहलू पे गौर किया है, उसके हर एंगल पे गौर किया है। अब हमें देखना ये है कि इस सारी सूरत हाल में मुल्क की बेहतरी किस रास्ते पे चलने पर है। हमारी माशी इस्तेहकाम, हमारा सियासी इस्तेहकाम, हमारी सलामती के मसाइल, हमारी खारजा पॉलिसी, सारी चीज़ें जो हैं ये तय करने के लिए हम क्या करें? मिल बैठें या मिल बैठे के बगैर कोई रास्ता निकल सकता है? कोई आके डिक्टेट करा दे जैसे होता है। अब कुछ लोगों ने लगा रखी हैं उम्मीदें कि प्रेसिडेंट हाउस से कुछ हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो करेंगे जो पहले किया करते थे, और आजकल वो बज़ाहिर नहीं करते लेकिन उनको करना पड़ेगा क्योंकि मुल्क की सलामती जो है उसको ख़तरे में है, वो कुछ करेंगे। पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगा बैठे। हमारे अपने सिस्टम में क्या रास्ता निकलता है, इसके बारे में मैं रहनुमाई चाहूँगा एक वक्फे के बाद, पहले जनरल साहब से, फिर अपने बाकी साथियों के साथ। वक्फे के बाद जी नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने कहा कि हम रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे कैसे हमारी सलामती बन सकती है। हम अपने मुल्क की, ये सब कहते हैं कि पहले ब्लूप्रिंट होता है हर पार्टी के पास, हमारी किसी पार्टी के पास नहीं है। एक मंशूर तैयार किया जाता है, वो दे दिया जाता है, और कोई भी पार्टी हो उस पर अमल नहीं करती। फिर हम कहते हैं जी मुल्क में जमहूरियत चलने नहीं दी जाती, और जमहूरियत जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, वो जिस तरह की भी जमहूरियत है उसके नतीजे के तौर पर भी कुछ नहीं निकलता। फिर क्या सूरत हाल है? मिल बैठे लोग, मिल बैठे तो कैसे मिल बैठे, नहीं मिल बैठे तो फिर क्या ऐसे ही चलता रहेगा? खुदा के सहारे चली जा रही है, न कमाल ड्राइवर न इंजन की खूबी, वो सूरत हाल पैदा हो। ये जनरल सब क्या कहेंगे आप? लास्ट वर्ड्स मुख्तसर अंदाज में, इसलिए कि वक्त शायद मुझे बताया गया बहुत कम है। जी बस मुख्तसर बात तो ये है कि देखिए जो तो इमीडिएट फसाद है उस पर तो मुत्तफिक हो गए हैं, और जो इमीडिएट इंस्टेबिलिटी है उस पर मुत्तफिक हो गए, उसके लिए इंतखाबात चाहिए। लेकिन अब ये जो ब्लूप्रिंट वाली बात है, मैं सिर्फ 2-4 बातें लिस्ट कर देता हूँ, उनकी तफसील में मैं नहीं जाता। नंबर 1, तमाम अदारे अपनी हदूद में रहें, इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2, जो सियासी जमातें हैं अपने अंदर जमहूरियत पैदा करें, मौरूसियत से जान छुड़ाएं, और ये शख्सियत परस्ती है इससे जान छुड़ाएं। मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाता। नंबर 3, जुडिशरी, ये जो लेटरल एंट्रीज हैं जिसमें एक एफिलिएटेड किस्म के जो एडवोकेट्स उठ के जजेस बन जाते हैं, वो दोबारा कभी इंसाफ नहीं कर सकते। इसके बजाय आप काडर बनाए जुडिशरी का नीचे से लेकर ऊपर तक, ताकि लोगों को इंसाफ मुहैया किया जाए। नंबर 4 के जो मीडिया का हाल आपके सामने है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कौन कैसी बात करेगा, कैसी नहीं करेगा, इश्तिहार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सच को किसी ने नहीं पकड़ा हुआ, पैसों को पकड़ा हुआ है, इससे आप सच्चाई नहीं फैला सकते अपने माशरे में। और छोटी से अगर आप इजाजत दें तो 3-4 एडमिनिस्ट्रेटिव आपको काम करने हैं। नंबर 1,
मुल्क को छोटे सूबों में तकसीम करें, अपना जुडिशल सिस्टम और इंसाफ का निज़ाम ठीक करें, तालीम लोगों को दें, लोगों को सेहत के मौके दें, ये पाकिस्तान आपको मुआवजे करके दिखा देगा। ठीक बात है जी सिद्दीकी साहब, ये सारी बातें इन्होंने सिद्दीकी साहब सारी बातें इन्होंने की, असूली तौर पर तो उन्होंने एक एजेंडा पेश कर दिया। आप क्या कहेंगे, आपके नजर में क्या है फाइनल वर्ड्स? देखिए मीर साहब, जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल जब इंग्लैंड की गलियों में आया तो वहां उसने देखा कि लोग ब्रेड के लिए इवन लाइनों में लगे हुए थे, तो उसने कहा कि मुल्क का तो बहुत बुरी सूरत हाल है। तो फिर उसने पूछा कि जुडिशरी कैसा काम कर रही है, तो उसके साथियों ने बताया कि नहीं, जुडिशरी इज वर्किंग 24 आवर्स एंड वर्किंग वेरी वेल। उसने कहा फिर फिक्र न करें, इंशाअल्लाह ताला मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। और आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में कितनी तबाही मची थी, लेकिन इस वक्त वो अपने पैरों पर खड़े हैं और दुनिया के बहुत आगे निकल चुके हैं। तो पाकिस्तान में भी चंद एक चीजें जिनके ऊपर बड़े गौर तलब मामलात है, जैसे टैक्स नेट को बढ़ाना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी आती है उसका काम बिजनेस करना नहीं होता, उसका काम टैक्स कलेक्शन होता है। आप बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दें और बल्दियाती इदारे अपने टैक्स खुद कलेक्ट करें। हम यूके में रहते रहे, वहां पे हमारी बोरो थी, हम बोरो को टैक्स देते थे, वो हमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है, दुनिया भर में हमने देखा कि हमारे हमसाए मुल्क की प्याज भी पहुंची होती है, गाजर भी पहुंची होती है, मटर भी पहुंची होती है। हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते? हम एक्सपोर्ट अपने बढ़ाएं और जो हमारे इंपोर्ट्स हैं, यानी कि बिल्लियों के, कुत्तों के खाने हम डॉलर्स में खरीद रहे हैं, इंपोर्ट्स को कट डाउन करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। 4-5 मोटी मोटी चीजें हैं, अगर इसके ऊपर कंसंट्रेशन के साथ, सर्टेनिटी के साथ तो अपना सियासी गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देंगी। और जैसे जनरल साहब ने कहा कि इदारे जो है वो अपनी हदूद में रहे। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट है, अपना उसका सिस्टम एक बना हुआ है, उनका जब चीफ जस्टिस आना होता है कोई मामला नहीं होता, वो आते हैं, वो अपनी बारी पूरी लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है। इसी तरह फौज में है, आर्मी चीफ आते हैं, वो सर्व करते हैं, अगर एक्सटेंशन जरूरी होती है उनको एक्सटेंशन मिलती है, अपनी पूरी बारी लेते हैं और घर चले जाते हैं। तो इसी तरह अगर पॉलिटिकल इदारों को भी काम करने दिया जाए, पार्लियामेंट को काम करने दिया जाए, वजीर आजम को काम करने दिया जाए, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। ठीक, बिल्कुल जी। मियां साहब, लास्ट वर्ड। जनरल साहब ने 2-3 बातें बहुत अच्छी की हैं, मैं समझता हूं। तो शख्सियत परस्ती, मेरा ख्याल है चूंकि हम दुनिया भर में देखिए मीर साहब, ग्लैमर जो है उसको कौम रिस्पॉन्ड करती है। हम तो ग्लैमर में नकल नक आए हुए गर्दन तक। और मैं तो बल्कि उस दिन एक मजाक में बात कर रहा था कि अगर शाहरुख खान इंडिया का पाकिस्तान में आ जाए तो 8 करोड़ वोटर है, 9.25 करोड़ वोट मिल जाएगा उसे। तो हम हर वक्त मसीहा की, ग्लैमर बॉय की, प्ले बॉयज की इन तलाश में निकल जाएं। काम करें, हम लीडर्स को भी काम करना चाहिए, मंशूर हो, प्रोग्राम हो, ये मैं कहता हूं कि हम काम करें बस। और रोड मैप की बड़ी अच्छी बात की मेरा ख्याल जनरल साहब ने, वो तो 5-6 साहब वक्त बिल्कुल कम था और मुख्तसर वक्त में हमने बहुत सारी बातें कर दी, बहुत सा नक्शा पेश कर दी। जनरल साहब ने तो तरतीबवार पेश किया, बाकी साथियों ने भी उस पर रंग भरा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई बात छुपी हुई नहीं, करने क्या करना है, सिर्फ करने के लिए लगन चाहिए, हिम्मत चाहिए, जुर्रत चाहिए, हौसला चाहिए और आगे बढ़ के कुछ कर लें। क्योंकि बातों से बात काम नहीं बना करते, बातों पर अमल करने से बात बना करती है। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए हम कोई बेहतर राह तलाश कर सकें। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।